नमस्कार। 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत तो लखनऊ से खबर, जहां पर कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में अहम प्रस्ताव पारित हुआ है। मंजूर कर लिया गया है। हर थाने में अब 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देवबंद सहारनपुर में एटीएस कमांड सेंटर के लिए जमीन को मंजूरी भी मिल गई है। वहीं सहकारी चीनी मिलों को गन्ने के बकाये भुगतान के लिए फंड को मंजूरी भी मिली है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। तो कैबिनेट में की बैठक में अहम फैसले ये लिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अब हर थाने में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। मेजर ध्यानचंद नाम से मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। देवबंद सहारनपुर में एटीएस कमांड सेंटर के लिए जमीन को मंजूरी मिली है, जबकि सहकारी चीनी मिलों में गन्ने के बकाये भुगतान के लिए फंड को मंजूरी है। वहीं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार का प्रस्ताव भी आज इस कैबिनेट की बैठक में मंजूर कर लिया गया है। और लखनऊ में गति शक्ति योजना के नेशनल मास्टर प्रोग्राम को लेकर कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीएम योगी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो लखनऊ में गति शक्ति योजना के नेशनल मास्टर प्रोग्राम को लेकर कॉन्फ्रेंस चल रही है और सीएम योगी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो गति शक्ति प्रोग्राम के तहत खास तौर पर अगर बात की जाए हवाई अड्डों की या कनेक्टिविटी की, तो उसको लेकर गति शक्ति प्रोग्राम है जो कि केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। लखनऊ में गति शक्ति योजना के नेशनल मास्टर प्लान प्रोग्राम को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीएम योगी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो गति शक्ति प्रोग्राम के तहत लगातार इस पर काम चल रहा है और अब मास्टर प्लान के प्रोग्राम को लेकर सीएम योगी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि शक्ति योजना के नेशनल मास्टर प्रोग्राम को लेकर कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीएम योगी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गति शक्ति खासतौर पर अगर हवाई यात्राओं को लेकर या फिर हवाई अड्डों को लेकर तमाम जो प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और इससे हर राज्य को जोड़ा जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी अहम ये गति शक्ति प्रोग्राम हो जाता है। इस योजना के नेशनल मास्टर प्रोग्राम को लेकर ही आज ये कॉन्फ्रेंस है और कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तो सीएम योगी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि लखनऊ में गति शक्ति योजना के नेशनल मास्टर प्रोग्राम को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। विधानसभा के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज पावन जयंती है। 3 दिसंबर 1884 को बिहार प्रदेश के सीवान जनपद के एक छोटे से गांव जेरादेही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उच्च शिक्षा उन्होंने बिहार के साथ कोलकाता में अर्जित करने बिहार के ही एक महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करने के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत के स्वाधीनता के लिए सहयोग आंदोलन में उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए देश की स्वाधीनता में अपना योगदान दिया था। राजेंद्र बाबू अपनी सादगी के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा के लिए, स्वदेशी स्वावलंबन
और गांधी जी के उन मूल्यों से इतने प्रभावित थे कि वह सादगी, वही सच्चाई, वही सहृदयता, वही स्वदेशीपन आजीवन उनके व्यक्तित्व में झलकती रही। 1946 में जब देश ने अपने संविधान को बनाने का कार्य आगे बढ़ाया था, दुनिया के सबसे बड़े संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर बनाने में सफलता प्राप्त करते हुए आजाद भारत की व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित रूप से संचालित करना चाहिए, यह राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में देश की संविधान सभा ने करके दिखाया था। वे स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और लगातार 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता, राजसी ठाड़वाड़ से दूर एक सादगी पन उनके जीवन का हिस्सा बना रहा और यह राष्ट्रपति भवन में भी उस दौरान जिन परंपराओं की शुरुआत उन्होंने की थी वो आज भी राष्ट्रपति भवन के अंदर देखने को मिलती है। हम सब जानते हैं, स्वतंत्र भारत में जब भारत की मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात आई, 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद वे गए थे और उन्होंने इस बात को बड़े मजबूती के साथ कहा था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार भारत और भारतीयता को दुनिया के मंच तक पहुंचने और भारत की आस्था के सम्मान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और उस समय उन्होंने उस कार्यक्रम में जाकर के इस बात का उल्लेख किया कि हजारों वर्षों से इस पावन स्थल की हम पूजा करते रहे हैं, ये हमारी आराधना और हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। अनेक सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस स्थान ने उन चुनौतियों को झेला है, उसका सामना किया है और आज मैं अपने आप को गौरव की अनुभूति करते हुए जब मैं इस अभियान के साथ जुड़ करके सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उनका यह उद्घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला अभियान था। प्रयागराज कुंभ के अवसर पर जब मुझे प्रयागराज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और हमारी सरकार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2019 में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को प्रयागराज की धरती पर संपन्न करना है, तो उस समय किले के अंदर जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे जब किले के अंदर में गया तो मुझे बताया गया था कि किले में प्रेसिडेंशियल सूट है। मेरी जिज्ञासा हुई, भाई किला तो मुगल काल का है, फिर प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब क्या है? तो मुझे बताया गया था कि राजेंद्र बाबू यहां पर कुंभ के दौरान तो आते ही थे, हर वर्ष माघ मेले में कल्पवास के लिए भी आते थे। भारत की परंपरा और आस्था के प्रति क्या उनका लगाव था, यह आज भी देखते हुए बनता है। मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था, वे महान थे और अपनी महानता के कारण ही आज उनके जन्म दिवस को पूरा देश, क्योंकि वे पेशे से
पहले शिक्षक थे, फिर अधिवक्ता हुए, यानी प्राध्यापक पद को छोड़ करके उन्होंने उस समय एलएलएम की डिग्री ली थी, उस कालखंड में ली थी, और फिर अधिवक्ता की अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने गांधी जी के उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए वे निरंतर कार्य करते रहे, आजीवन कार्य करते रहे। और इसीलिए सरकार ने इस बात को यहां पर तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला हमारा नया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर होगा, और वह कार्य हमने प्रयागराज में प्रारंभ कर दिया है। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता की इस महान सपूत, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। की जयंती है और इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया मुख्यमंत्री सीएम योगी ने, और इस दौरान उन्होंने राजेंद्र बाबू के जो तमाम बातें थी उनको शेयर किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रयागराज से उनका नाता था। प्रेसिडेंशियल स्वीट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कल्पवास के लिए प्रयागराज पहुँचते थे और भारतीय परंपरा को बहुत मानने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बात कोरोना की करें तो आगरा पहुंचा है एनआरआई, कोरोना पॉजिटिव निकला है। स्पेन से ये शख्स आया था जो कोरोना पॉजिटिव निकला है। हाल ही में स्पेन से आगरा आया था। आगरा में अब कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई है। तो स्पेन से आया शख्स बताया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये शख्स स्पेन से आया था आगरा, और अब बताया जा रहा है कि आगरा में जो मरीजों की तादाद है कोरोना से वो अब 3 हो गई है। की दस्तक से पूरी दुनिया दहशत में है और देश में 2 पेशेंट मिले हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त हम आगरा के कैंट स्टेशन पर खड़े हैं और इस बात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार यहाँ ओमिक्रॉन से निपटने के लिए क्या इंतजाम हैं। आगरा के कैंट स्टेशन पर इस तरह का एक थर्मल स्कैनिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर जिस हिसाब से बाहर से लोग आ रहे हैं वो काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें लगता है कि एक और टीम मतलब हमें चाहिए। यहाँ बूथ एक और बढ़ाना चाहिए जिससे कि और अच्छे से सैम्पलिंग हो सके, और इसका प्रिकॉशन लोगों को यानी मतलब बताना चाहिए कि किस हिसाब से वो अपना बचाव कर सकें। ओमिक्रॉन आने वाला है, बताया जा रहा है, जहाँ 2 पेशेंट मिले हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से इंतजाम किए गए या फिर ऐसे जैसे कोविड टेस्ट हो रहा है वही हो रहा है सब कुछ? जी, जैसे चल रहा है वैसे ही है, बस लोगों को यानी ये आग्रह करना है कि वो अपना बचाव खुद अच्छे से मतलब प्रिकॉशन ले सकें। कुल मिलाकर ये है, इसका कहना ये है कि लोग खुद बचे और प्रिकॉशन लें। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में पैसेंजर आते हैं और उनके लिए यहाँ बूथ बढ़ाया जाना भी बहुत जरूरी है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लीडरशिप समिट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। Branch offices are already a reality and may become commonplace in less than a decade. Friends, India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for fintech innovations to be applied in governance. Technology has also catalyzed financial inclusion. From less than 50% Indians having bank accounts in 2014
we have almost universalized with 430 million Jan Dhan accounts in the last 7 years. So far, 690 million RuPay cards have been issued. RuPay cards clocked 1.3 billion transactions last year. UPI processed around 4.2 billion transactions in just last month. Almost 300 million invoices are uploaded on the GST portal every month. More than 12 billion US dollars worth payment is done through the GST portal alone every month. Despite the pandemic, about 1.5 million railway tickets get booked online every day. Last year, FASTag processed 1.3 billion seamless transactions. PM Swanidhi is enabling access to credit for small vendors across the country. E-Rupee has enabled targeted delivery for specific services without leakages. I can go on and on, but these are just a few examples of the scale and scope of fintech in India. Friends, financial inclusion is the driver of fintech revolution. Fintech is resting on 4 pillars: income, investments, इंश्योरेंस। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सालों का समय से भुगतान